नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओवरसीज मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग स्टॉक को लेके। देखा जाए तो स्टॉक के बारे में मैं आज आपको 3 सबसे मेजर पॉइंट बताने वाला हूं। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये तीनों पॉइंट काफ़ी बारीकी से समझने चाहिए। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप ये 3 पॉइंट समझ जाते हो तो समझ लो आपने स्टॉक के बारे में 60 से लेके जो 80% तक डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली, और समझ लो आपने स्टॉक के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर डाली। उसके बाद एक प्रॉपर डिसीजन आप ले सकते हो कि भाई आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो, इनमें जो सबसे पहले 3 पॉइंट है वो पॉइंटों को मैं बारी बारी करके यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ और साथ में सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला जो है स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न है। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहाँ पे आपको स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर उस स्टॉक में भर भर के रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। साथ में उस स्टॉक में मैक्सिमम कितनी गिरावट हो सकती है या फिर उस स्टॉक में मैक्सिमम कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न देखा जाए तो स्टॉक को देखा जाए तो मार्केट में इतना ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, करीब यहाँ पे 1 साल का टाइम हुआ, लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन में अगर यहाँ पे स्टॉक के रिटर्न देखे जाए तो ये रिटर्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे है, जो मैंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की टर्म में आपको दिखाए हैं। ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पर भी आप चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे जो डेटा दिखाया गया उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम के लिए स्टॉक को कम से कम आपको 1.5 या 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, 1-1.5 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए लेते हो तो यहाँ पे आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 साल के अंदर स्टॉक में, देखो स्टॉक को मार्केट में आए हुए लगभग यहाँ पे साल भर का टाइम हुआ है, और उतने टाइम में स्टॉक में जो अब तक सबसे बड़ी गिरावट हुई है वो यहाँ पे 52% से ज़्यादा की गिरावट स्टॉक में हो चुकी है। तो देखा जाए तो स्टॉक जैसे मार्केट में आया था यहाँ पे करीब 168% से ज़्यादा का रिटर्न दिया था। देखा जाए तो 1 साल में स्टॉक ने करीब अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 1.5 गुना से ज़्यादा किया था, लेकिन अब स्टॉक में करीब यहाँ पे 50% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है, और एक बड़ी गिरावट यहाँ पे स्टॉक में लगातार चल रही है। अब बात करते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है होल्डिंग पैटर्न। देखो, किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियाँ आपको पता होनी चाहिए। मोस्टली बंदे ये सोचते हैं कि भाई अगर प्रमोटर डीआईआई और एफआईआई की होल्डिंग अगर किसी स्टॉक में ठोक ठोक के भरी हुई है तो इसका मतलब स्टॉक आने वाले टाइम में भर भर के रिटर्न देने वाला है। तो भाई ऐसी धारणा अगर आप स्टॉक मार्केट में लेके चल रहे हो तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, एक बड़ी गिरावट आपको आपके स्टॉक में हो सकती है। देखो, जो आप सोचते हो स्टॉक मार्केट में, यहाँ पे जो मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताने वाला हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, शायद आपने कभी सुनी ना हो, क्योंकि वो चीज़ आपको तब पता चलती है जब आप उस स्टॉक के बारे में 1.5-2 साल के लिए एनालिसिस करते हो। हम लोगों को इसलिए पता चल जाता है कि हम यहाँ पे दिन भर में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक की एनालिसिस करते हैं, तो जिससे यहाँ पर हमारी जो स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है और उस चीज़ को हम काफ़ी जल्दी कैप्चर कर जाते हैं। तो देखो, किसी भी स्टॉक में का जो होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए उसकी बारीकियाँ मैं सबसे पहले बताता हूँ, उसके बाद डेटा यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। अगर देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मान लो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो गई तो समझ लो वहाँ पे प्रमोटर जल्दी से अपनी होल्डिंग को कम करने की कोशिश करेंगे, जिससे स्टॉक में आपको आने वाले टाइम में बड़ी गिरावट देखने को मिलने वाली है, और आने वाले टाइम में स्टॉक में जो रिटर्न्स है वो भी काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, लेकिन स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर मान लो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या फिर वो एक लंबे टाइम तक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं वो प्रमोटर आते हैं, जो किसी भी स्टॉक के बारे में काफ़ी हद तक जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, और देखा जाए तो वो कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक भी रुकते हैं और धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। अगर किसी स्टॉक में प्रमोटर ना हो तो समझ लो स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रमोटर ही होते हैं जो स्टॉक को ऊपर तक लेके जाएंगे। भाई हम और आप तो लेके जाएंगे नहीं, या फिर एफआईआई तो लेके जाएगी नहीं, तो प्रमोटर ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट होते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स माने जाते हैं। अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी है। अगर आप ये सोचते हो कि पब्लिक इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा
ज़्यादा पैनिक होते हैं तो भैया फिर आपको अपने फंडामेंटल एनालिसिस स्किल को काफ़ी हद तक इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं वो FII और DII आते हैं। अगर इनका लेवल 10-15% को क्रॉस कर जाता है तो एक बड़ा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है, और अगर इनका लेवल 30-35-40% के लेवल को क्रॉस कर जाता है तो आने वाले टाइम में बड़ी गिरावट भी आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर डेटा अगर देखा जाए स्टॉक का तो होल्डिंग पैटर्न का, तो यहाँ पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो भाई पिछले साल प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 100% थी, जो इस साल गिर के सितंबर 2024 का जो डेटा यहाँ पे दिखाया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होल्डिंग 73.01% हो गया, करीब 73% हो गई। तो यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट की प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, और दूसरा कि प्रमोटर की होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की बात करें स्टॉक मार्केट में तो वो यहाँ पे DII और FII की होल्डिंग की बात करें तो भाई DII की होल्डिंग पिछले यहाँ पे सितंबर 2023 में 0% थी, जो इस साल भी 0% है। और अगर यहाँ पे FII की होल्डिंग की बात करें तो FII की भी यहाँ पे कोई होल्डिंग नहीं है। ये 2 पॉइंट एक पब्लिक इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लो आते हो FII या DII की होल्डिंग में, तब आपके लिए प्रमोटर या फिर पब्लिक इन्वेस्टर्स का डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन आप यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स हो तो आपके लिए ये दोनों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इनकी होल्डिंग जितनी कम रहे उतनी ज़्यादा ही हेल्दी होती है, उतना अच्छा यहाँ पे रहता है। अगर यहाँ पे ज़्यादा होल्डिंग रहेगी तो फ्लक्चुएशन लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो FII की होल्डिंग में क्या सिनेरियो होता है। आप कोई भी रैंडमली 15-20 स्टॉक उठाओगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई काफ़ी स्टॉक में क्या होता है, पिछले साल FII की होल्डिंग आपको 5-7% या 0% मिलती है, अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 10-15% हो जाती है, या फिर 25-30-40% तक चली जाती है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे पिछले साल होल्डिंग 15-20-30-35% के करीब होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 5-7% या 0% हो जाती है। तो आप सोच सकते हो भाई कितना बड़ा फ्लक्चुएशन FII और DII की होल्डिंग के साथ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। देखो एक यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन के कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो जब भी मान लो मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन करूंगा या कोई भी आपसे सवाल करेगा कि भाई स्टॉक की मुझे फाइनेंशियल कंडीशन बताओ, तो सबसे पहले मुझे पता है कि भाई आप क्या देखोगे, उस स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे और बताओगे कि भाई कंपनी ने इतना रेवेन्यू गेन किया है, भाई कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है। तो भाई उसके बेस पे फाइनेंशियल कंडीशन कभी मेजर नहीं की जाती। देखो कंपनी के रेवेन्यू के काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज होते हैं। कोई भी कंपनी होती है वो मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, साथ में वो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस वगैरह, सब्सिडीज वगैरह काफ़ी जगह इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। और उसका ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट होता है वो भी कंपनी का निकल के आता है। तो ये सारे रिवेन्यू मिला के कंपनी का टोटल रिवेन्यू बनता है, ठीक है। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट होता है वो होता है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि भाई कंपनी ने आखिर अपने दम के ऊपर कितना ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट किया है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भाई कंपनी ने अपने स्टाफ के दम पे, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के दम पे आखिर कितना रिवेन्यू जनरेट किया। और एक इन्वेस्टर्स के लिए वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी का जो कोई भी इन्वेस्टर्स होता है वो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए ही वहाँ पे स्टॉक में पैसे लगाते हैं। आपको कैसा पता चलेगा कि भाई ये कंपनी बढ़िया है, ये स्टॉक अच्छा है, भाई हम कैसे पता लगाएंगे? हम यही देख के पता लगाएंगे भाई कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ये नहीं कि कंपनी का टोटल रिवेन्यू कितना है, क्योंकि टोटल रिवेन्यू तो कई इनकम सोर्स से आता है, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वही बताएगा कि कंपनी की रियल परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। और तो यहाँ पे अगर बात करें स्टॉक के रिवेन्यू के बारे में, तो यहाँ पे जो स्टॉक का टोटल रिवेन्यू की अगर बात करें तो भाई वो यहाँ पे मार्च 2024 में 40 करोड़ के आसपास दिखाया गया है। और अगर कंपनी के खर्चों की बात करें तो भाई यहाँ पे कंपनी के जो खर्चे हैं वो 29 करोड़ के हैं। तो देखा जाए तो रिवेन्यू के लगभग जो रिवेन्यू 41 करोड़ है और यहाँ पे खर्चे हैं 29 करोड़ के आसपास है, तो लगभग करीब यहाँ पे खर्चे भी चल रहे हैं, लेकिन रिवेन्यू से काफ़ी कम है खर्चे कंपनी के। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे 11 करोड़ का है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने के लायक है कि भाई कंपनी ने अगर टोटल रिवेन्यू 41 करोड़ का गेन किया है, तो यहाँ पे अगर मान लो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11 करोड़ है, तो फिर ये 41 करोड़ कहाँ से आ गया? सोचने वाली बात है कि भाई कंपनी ने अगर अपने ऑपरेशन से, अपनी प्रोग्रेस से अगर 11 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है, तो आखिर ये 41 करोड़ आया कहाँ से? तो ये इनकम सोर्स काफ़ी हो सकते हैं, जैसे अदर इनकम हो गई, मार्केट से कितना इंटरेस्ट कैप्चर किया, तो ये काफ़ी ज़्यादा इनकम सोर्स होते हैं जहाँ से मिलके ये रिवेन्यू बना है। लेकिन सबसे मेजर पॉइंट होता है भाई कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी ने अपने दम पे कितना रिवेन्यू जनरेट किया है, वो कंपनी की रियल परफॉर्मेंस दिखाता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हमें देखने को मिलती है अगर टोटल रिवेन्यू की बात करें तो। अब बात करते हैं स्टॉक के रिजर्व के बारे में।
देखो कोई भी रिजर्व होता है उससे हमें पता चलता है भाई कंपनी डेबिट फ्री है या डेबिट के अंदर चल रही है। मान लो आपके पास आपकी कितने भी सैलरी है, लेकिन अगर आपके पास सेविंग है 25-30 लाख की, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया आपके पास एक अच्छा खासा रिजर्व है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, क्योंकि जो कर्जदार इंसान रहेगा उसके पास तो उसके पास तो रिजर्व ही नहीं रहेगा। ठीक है, किसी ने मान लो लोन ले रखा है, वो किस केस में लेगा? जब उसके पास सेविंग ही नहीं रहेगी, उस केस में जाके वो लोन लेगा या फिर कर्जा लेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास रिजर्व है तो आप लोन बिल्कुल भी नहीं लोगे। ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पे रहता है। अगर कंपनी के रिजर्व के अंदर कुछ रहेगा, पॉजिटिव अमाउंट रहेगा, तो इसका मतलब है कि कंपनी डेबिट फ्री है। तो कंपनी का यहाँ पे जो रिजर्व है वो 50 करोड़ का है, तो हम कह सकते हैं कंपनी डेबिट फ्री है, कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं है। अब बात करते हैं इस कंपनी के टोटल खर्चों के बारे में। तो कंपनी के जो टोटल खर्चे चल रहे हैं वो यहाँ पे 91 करोड़ के हैं। तो देखा जाए तो भाई कंपनी अगर चलेगी, मूव करेगी, तो खर्चे भी कंपनी के साथ साथ रहेंगे। तो ये इतना ज़्यादा मेजर पॉइंट नहीं है। हाँ, ये तब मेजर पॉइंट होता है जब कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पे नेगेटिव परफॉर्मेंस के साथ आता है। साथ में अगर कंपनी का रिजर्व माइनस में रहता है, तब ये खर्चे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट और महत्व रखते हैं कि भाई पहले से रिजर्व यहाँ पे माइनस चल रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन है, ऊपर से कंपनी के खर्चे इतने हैं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला सीन हो रहा है। अगर बात करें स्टॉक के इन्वेस्टमेंट को लेके, तो ये तीसरा फाइनेंशियल कंडीशन का सबसे मेजर पॉइंट है कि भाई देखो क्या होती है, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो अपने बिजनेस को सीमित दायरे तक रखती है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करती मार्केट में। तो वहाँ पे आपको स्कोप भी कम मिलेगा और स्टॉक में रिटर्न भी कम देखने को मिलेंगे। और काफ़ी ज़्यादा कंपनी ऐसी होती है जो अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड करती रहती है मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट हो या फिर ग्लोबल लेवल पे हो, वो अपनी चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, वो अपने बिजनेस को फैलाते रहते हैं। तो उन स्टॉक में आपको स्कोप भी ज़्यादा मिलेगा, लंबे टाइम का मिलेगा, साथ में वहाँ पे आपको स्टॉक में रिटर्न भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा मेजर है कि भाई कंपनी अपने मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आखिर कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो भाई कंपनी ने यहाँ पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। ये है कि भाई अगर कंपनी लगातार 2-4 साल तक, यहाँ पे देखो पिछले बाकी सालों का तो डेटा है नहीं, 4 साल का डेटा यहाँ पे दिखाई देता है। अगर 4 साल से भी कंपनी अगर अपने बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, तो वहाँ पे आपको सावधान हो जाना चाहिए कि भाई कंपनी अपने बिजनेस को ही फैलाने की कोशिश नहीं कर रही, और फिर आपको उसका प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो आपको देखना चाहिए, तब जाके आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको स्टॉक के बारे में बताई। आप क्या सोचते हो स्टॉक के बारे में? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ओवेस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग स्टॉक को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के बारे में ये सारी चीज़ें नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाले वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।